देखिए भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए। होता क्या है, ओ देखिए भैया, जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसे? हम एक पार्टिकल है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है ए बी, और उसकी दूरी इससे है कितनी है भैया, आर है। क्या है? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्या होगा, याद है नहीं याद है? ये टर्म जितनी ज्यादा होती है, रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज उतना ही क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। और ये टर्म जितनी कम होगी, रोटेशन मोशन में चेंज को उतना कम अपोज किया जाएगा। ठीक है भैया? अलग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो रोटेशन मोशन में अगर किसी प्रकार, रोटेशन मोशन जानता है पंखा, ये रोटेशन मोशन कर रहा है, अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो जो उसको अपोज करेगा रोटेशन मोशन, खोल दे, जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करेगा, स्पीड बढ़े या घटे, यहाँ पर चेंज हो रहा है किसमें, रोटेशन मोशन। जो अपोज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ, क्या कहेंगे उसको? ठीक है भैया? तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है भैया, ए बी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्या होगा? ठीक है भैया? बता दू, स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मास की क्या होती है, किलोग्राम, और रेडियस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया? चलो खैर, देखिए भैया, मैंने काफी सारे रिलेशन करवाए थे। ठीक है? अब जैसे आपको पता होना चाहिए भैया, रिलेशन इन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड और काइनेटिक एनर्जी। किसके बीच का रिलेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक का। तो आपको पता है भैया काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम को एम ही रहने दिया, वी को क्या लिख दिया, ओमेगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? वी क्या होता है, ओमेगा आर होता है। चलो, तो के क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन है। अगला रिलेशन क्या है, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिए भैया, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? तो अपने को पता है भैया टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर एफ। ठीक है भैया? यहां पर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए देता नहीं हूं मैं साइन। आर एफ क्या होता है भैया, मास इंटू में एक्सेलरेशन। आर मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर होता है, याद नहीं याद है? एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। तो ये टॉर्क क्या देगा, एम और आर क्या होगा, एम आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया, अल्फा। तो टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई अल्फा। क्या हो गया? एक रिलेशन ये कराया था, एक रिलेशन ये, फिर उसके बाद कराया था मैंने रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके बीच का रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। तो आपको पता है भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर। याद है आपको? एम बी आर होता है एंगुलर मोमेंटम। कैसे, पी आर होता है ना, आर पी साइन थीटा। तो पी को क्या लिया मैंने, एम बी। ठीक है? तो एल क्या हो जाएगा आपका, एम वी की जगह पे क्या होगा, ओमेगा आर आर। तो एल क्या हो जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, एम, सॉरी क्या लिख दिया, ओमेगा अलग लिख दीजिए, एम आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्या हो गया,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशन कराए थे मैंने। उसके बाद फिर देखिए, किसी बॉडी का आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आपको उसका मास पता होना चाहिए और उसकी रेडियस। किससे रेडियस बोलो? मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड MOI ऑफ मास 2 kg and its separation from एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 6 मीटर। कह रहे भैया एक मास है जो घूम रहा है, उसका मास कितना भी है? 2 किलो। उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी पोजीशन क्या है? एंड इट्स पोजीशन ही क्या लिखा? पार्टीशन दिया। एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है भैया? 6 मीटर। तो इनर्शिया क्या होगा इसका? सिंपल है। और ये ध्यान रखना, इसका साइज क्या है? पॉइंट है। क्या है ये? पॉइंट साइज। कौन सी? मतलब इसका साइज कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए भैया, साइज कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए। साइज काफी छोटा है इसका एज कंपेयर टू रेडियस। तो इनर्शिया क्या होगा इसका? क्या होगा भैया? I इक्वल्स टू mr²। आई एम कितना है भैया? 2, और दूरी कितनी है? 6। तो आंसर क्या आएगा भैया? 36 और 72 क्या आएगा? 72 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो भैया। उसके बाद एक्सटेंडेड बॉडी पे आ रहे हैं, जो मेन पर्पस था मेरा। ये रोटेशन मोशन में, मतलब बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, बॉडी आपकी। तो रोटेशन मोशन में आर और एफ जो होंगे एक दूसरे के क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंशियल होता है और ये रेडियल होता है। टेंजेंट रेडियस के क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए यहां पर भी मैंने क्या लिया? डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू क्या लिया? 90 लिया। क्या लिया? यहां पर आर और मोमेंटम यहां पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल होगा और ये क्या होगा? रेडियल होगा। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। रोटेशन मोशन में ये चलो हो गया। ठीक है भैया? भाई प्लीज देखिए, बोलिए। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इस बॉडी का पूरा मास किसके बराबर होता है? सेंटर ऑफ मास के। तो इस बॉडी का मास जो कि क्या है भैया? m, और इस जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास का, उसका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो उसका इनर्शिया उतना ही आता है जितना क्या होता है भैया? इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जोड़ करके। ऐसे क्या आएगा? mr1² m r2²। इंडिविजुअली अगर आप हर पार्टिकल के इनर्शिया को जोड़ोगे तो उतना ही इनर्शिया कौन देगा भैया? रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ गए? ये मैंने आपको कराया था। और इसको सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए भैया, अगर आप मान लीजिए आपको किसी बॉडी का इनर्शिया पता है तो आप उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन को निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि उसका इनर्शिया क्या होगा? m² के बराबर होगा। तो उस हिसाब से आपकी बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आएगी। ये भी आप करोगे। ठीक है, पहले तो नहीं कराया था क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। अब देखिए भैया, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी। और इससे निकाला गया इनर्शिया उतना ही होता है जितना इंडिविजुअल मासेस के द्वारा लगाए गए निकाले गए इनर्शिया के सम के बराबर। ठीक है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। कर लो इसे भी जल्दी से। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन आर जी। एक क्वेश्चन देता हूं, चलो भैया सुन लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ इनर्शिया इक्वल्स टू में 10 kg मीटर स्क्वायर। क्या है? एक बॉडी का इनर्शिया कितना है? 10 kg मीटर स्क्वायर है। तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन इफ मास ऑफ बॉडी इक्वल्स टू में 2 kg। क्या है? कह रहा है भैया एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 10 kg मीटर स्क्वायर। क्या है? आपको उसका क्या निकालना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। उसका मास कितना है? तो भैया आपको पता है इनर्शिया क्या होता है? m के स्क्वायर के बराबर भी होता है
और ये क्या रखा भैया आपका 10 के बराबर। m कितना है 2, के स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 10, तो के स्क्वायर क्या आ गया आपका 5, तो के की वैल्यू क्या आ गई √5। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको किसी बॉडी का भी इनर्शिया दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकाल सकते हो। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, मतलब बॉडी अगर घूम रही है, इस केस में अगर बॉडी घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी क्या होगी √5 मीटर। क्या होगी? अब अगर आप ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो इस बॉडी का इनर्शिया भी चेंज होगा और इसका साथ साथ में रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। भी देखोगे कि बॉडी का अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन आता है। ठीक है, हो गया। चलो भैया आगे बढ़ो। हाँ मेरी बात ओए सुन लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है ना वो एक बॉडी के लिए अलग अलग हो सकता है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? अब सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर क्या भी है फिक्स है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करोगे तो दूरी क्या होगी उसकी बार बार चेंज होगी। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या भी है ये रहा। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखते हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो ये आएगा। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखते हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा ये आएगा। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखते हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा ये आएगा। मतलब एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करता है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझिए भैया? अगर आप देखिए सुन लीजिए, और इन तीनों केस में अगर आप बॉडी को ऐसे घुमाते हो, बॉडी को ऐसे घुमाते हो या बॉडी को ऐसे घुमाते हो, तीनों केस में इनर्शिया भी क्या होगा बॉडी का अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग इनर्शिया होने की वजह से भैया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा अलग अलग होता रहेगा। ठीक है भैया? अभी क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखिए, ठीक है, हो गया। तो लिख देना रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पर डिपेंड करता है भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखिए भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन ना तो सिलेबस में है ना जेई वगैरह में। क्वेश्चन आते हैं केवल आपको समझना है इसके। इसके हाँ नहीं नहीं है, नीट में भी नहीं आता ना, नहीं आता कुछ, डेरिवेशन नहीं आती। लिखिए भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए भाई प्लीज देखिए समझिए, क्योंकि इसके थ्रू आप एक बॉडी का इनर्शिया अलग अलग पॉइंट अपने मतलब सुन लीजिए। एक बॉडी का इनर्शिया अगर आपको पता कहीं पर किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग आपको इसका इनर्शिया पता है, आप कहीं से भी इसका इनर्शिया निकाल सकते हो इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके। ठीक है, ये थ्योरम ही इसलिए बनाई गई है कि एक बॉडी का इनर्शिया अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करोगे तो उसका इनर्शिया कैसे बदलेगा, नया इनर्शिया क्या आएगा। समझ गए? अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। मान लीजिए एक एक्सिस ये रहा, ये एक्सिस है, क्या है आर एस, क्या है ये कहां से पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। समझ गया? इस पूरी बॉडी का मास कितना है भैया? कैपिटल एम। क्या है? ध्यान दीजिए भैया, प्रूफ नहीं कर रहा केवल समझा रहा हूं इस थ्योरम को। ठीक है, तो भैया क्या कहता है सुन लीजिए। आपने मान लीजिए आप इस वाले एक्सिस से घुमाना आपने चालू कर दिया। एक एक्सिस है आर एस जो कि कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से। आप किससे घुमा रहे हो? पी क्यू से। किससे घुमा रहे हो? इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? डी। क्या कह रहा है? तो कह रहा है भैया ये जो इनर्शिया, मान लीजिए इससे इनर्शिया क्या रहा है I1, इससे क्या रहा है I2। तो कह रहा है भैया यहां पर जो I1 है वो होगा I2 प्लस बॉडी का मास इंटू में
दोनों एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर की। समझे? सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया एक एक्सिस जो कि आर ऐसा, जो कि कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। आपने इसके लॉन्ग घुमाया, इनर्शिया कितना आया, I2 आया। क्या आया? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशन मोशन में अपोज करने की वैल्यू जो आई वो क्या आई, I2 आई। क्या आई? आपने फिर किसके लॉन्ग घुमा दिया भैया, आई इसके PQ के लॉन्ग। किसके लॉन्ग घुमाया? और ये PQ जो है सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है भैया, D। तो कह रहे आपने इसके लॉन्ग घुमाया तो इनर्शिया कितना आया, I1 आया। क्या आया? तो कह रहे जो I1 है ना वो I2 प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू में दोनों एक्सिस के बीच के जो दूरी है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ गए भैया? कह रहा भैया जो लाइन सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रही है, जो लाइन सेंटर ऑफ मास से पास, उसके अलोंग जो इनर्शिया रहेगा वो इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस की इनर्शिया प्लस बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर आता है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। केवल आपको डायग्राम बनाना है और ये लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है आपको। ठीक है भैया? रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2। जो एक्सिस सेंटर मास से पास कर रहा है उससे परपेंडिकुलर दूरी लेनी है आपको। ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दूरी लेनी है। वो एक्सिस से लेना है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और उस एक्सिस तक लेना है जहां पे आप नया एक्सिस, मतलब नई नई जगह से आप जहां पे घुमा रहे हो। ठीक है? वहां से रिलेशन इन बिटवीन I1 एंड विशु I2 कब आया, I2 कब आया था, जब मैं उस एक्सिस से घुमा रहा था जो कि कहां से पास कर रहा था, सेंटर ऑफ मास। I1 कब आया, जब आप उस एक्सिस से घुमा रहे थे जो सेंटर ऑफ मास से D डिस्टेंस की दूरी पर था। वो इनर्शिया कितना आया, I1। ये तो I1 जो आया वो किसके बराबर होगा, I2 प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन I1 एंड I2। समझिए भैया? करो इसे। ये क्या कहलाता है भैया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सुअर रोटेशन। जैसे हम घुमाएंगे तो नया रेडियस बन जाएगा है? अब हम इससे घुमाएंगे, मुझे पता है एक्सिस रोटेशन चेंज हो गया तो इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। इससे घुमाएंगे तो नया एक्सिस है तो इनर्शिया अलग आएगा। अरे इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये है। M क्या है, टोटल मास ऑफ बॉडी। M क्या है, और D क्या है भैया, परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन RS एंड PQ। हो गया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझिए जरा इसको। ये मान लीजिए बॉडी है आपकी, ठीक है? सुन लीजिए, ये भैया मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है। क्या ये एक्स है, ये तो ये क्या होगा, ये एक्स, ये तो ये क्या होगा। ठीक है भैया? एक काम करता हूं, पहले मैं एक्स के लॉन्ग घुमाता हूं इसको। क्या घुमाता हूं, इसका इनर्शिया नोट डाउन कर लिया मैंने। क्या आया, IX। क्या आया? फिर वाई के लॉन्ग घुमाता हूं इसको, इसका इनर्शिया नोट डाउन कर लिया। क्या आया, I2। फिर मैंने इसको Z के लॉन्ग घुमाया। किसके लॉन्ग घुमाया, और इसका इनर्शिया नोट डाउन कर लिया। क्या आ गया, IZ। क्या आ गया, कह रहा भैया IX IY और IZ के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, IZ इक्वल्स टू में IX प्लस IY। समझ गए भैया? तो ये तीन एक्सिस है, एक बॉडी है, इसके तीन एक्सिस है। एक्स एक्सिस, दूसरा है भैया वाई एक्सिस, और तीसरा क्या है भैया, जेड एक्सिस। आप इसके लॉन्ग घुमाओ, इनर्शिया क्या आ गया, IX। क्या आ गया, आप इसके लॉन्ग घुमाओ, इनर्शिया क्या आ गया, IY। आप इसके लॉन्ग घुमाया, क्या आ गया, इनर्शिया IZ। क्या आ गया, तो कह रहा है भैया हेयर IZ इक्वल्स टू में IX प्लस IY। इसे कहते हैं भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे भैया? अभी आपको पता चलेगा कि इसका ये कर क्यों रहे हैं और इसका यूज कहां पर है। ठीक है? अभी लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब पहले मैंने इसके लॉन्ग घुमाया, क्या इनर्शिया, IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। अब प्रूफ करता, मैं प्रूफ करूं, फायदा नहीं है प्रूफ करके। मूवमेंट, अमन क्यों माँ बाप को धोखा दे रहा तू?
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए भैया, ये आपकी एक बॉडी लंबी चौड़ी बॉडी है, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? अपन को क्या करना है भैया, एक छोटा सा मास लेना है। क्या लेना है? इसका मास क्या है भैया? डीएम। आपको पता मास निकाल सकते हो। अगर वन डायमेंशन बॉडी है तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल करके उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। अभी वो जैसे कल किया था ना, वैसे किया। इसकी दूरी कितनी भी है? मान लीजिए एक्स। क्या है? एक्स। अगर एक्स के पैरेलल होगा तो एक्स होगा, नहीं तो वाई होगा, नहीं तो जेड होगा। तो इस छोटे से मास का इनर्शिया क्या होगा? एक्स इंटू में डीएम। क्या होगा? वो क्या होगा? डी आई। क्या होगा? टोटल इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी। क्या है? टोटल एम आई ऑफ गिवन बॉडी। पूरी बॉडी का एम आई क्या होगा? तो इन दोनों साइड को हम क्या करेंगे भैया? इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई और एक्स डी एम। क्या लिख देंगे? और नीचे लगा देंगे लिमिट। क्या लगा देंगे? लिमिट। नीचे लगा देंगे भैया लिमिट। ध्यान दीजिए भैया, ये है आपके एक्सटेंडेड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिए, मैं करने जा रहा हूं। पहला इनर्शिया मैं ड्राइव करूंगा किसका? रिंग का। किसका करूंगा? किससे? एक्सिस से, जो कि कहां से पास कर रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास से। सो में बेटा रैप्टा मार दूंगा ना, तो फिर ध्यान रखियो, आगे से गीला पीछे से पीला। बेटा आपको देखा मैंने, एमओआई ऑफ रिंग। मुझे रिंग का निकालना है। भाई प्लीज प्लीज यार, बोलिए मत। रिंग का निकालना है, और अपन को क्या बनाना है भैया? रिंग बना दो। क्या बना दो? ये है उसका एक्सिस, ये है उसकी रेडियस। ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या लिया? एक छोटा सा एलिमेंट लिया। रिंग कैसी होती है? रिंग के पास, रिंग का जो मास होता है कहां पे होता है? उसके सरकमफेरेंस पे। कहां पे होता है? रिंग का जो मास होता है कहां पर होता है? उसके। इस रिंग का टोटल मास क्या था? टोटल मास क्या है इसका? कैपिटल एम। और आर क्या है इसकी? रेडियस है। आर क्या है इसकी? तो भैया इसके पर यूनिट लेंथ आई, इसका कुल मास कितना है? कैपिटल एम है। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? वो क्या होता है? मास अपॉन में लेंथ ऑफ रिंग। रिंग की लेंथ कितनी है भैया? 2 पाई। नहीं समझे? देखिए 2 पाई आर मीट, जो 2 पाई आर लेंथ है, उसका कुल मास कितना है? बहुत बदतमीज बच्चे हैं। हमें पता है भैया सारा का सारा मास कहां पे होता है रिंग का? उसके सरकमफेरेंस पे। यानी 2 पाई आर का मास कितना है भैया? एम है। 1 मीटर का मास कितना होगा? एम अपॉन में 2 पाई आर। इसी को हम क्या लिखते हैं भैया? लैम्डा। क्या लिखते हैं इसको? यानी 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है भैया? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या? कैपिटल एम अपॉन में 2 पाई आर। क्या है? मैंने यहाँ पे क्या एलिमेंट ले लिया? क्या ले लिया? और उसकी लंबाई कितनी थी भैया? डी एक्स। कितनी थी? और उसका मास कितना था? डीएम। कितना था? डीएम की वैल्यू क्या होगी? अपने को पता है लंबाई कितनी इसकी, जो एलिमेंट लिया डी एक्स है। उसके पर यूनिट लेंथ का मास कितना है भैया? ये रहा। 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है? 2 का कितना होगा? 3 का। तो डीएक्स के लेंथ का कितना होगा? उसकी वैल्यू मैंने डीएम में रखी है। क्या होगा? एम 2 पाई आर इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो छोटा सा एलिमेंट, उसका हमने मास निकाल लिया है। ठीक है। तो इनर्शिया क्या होगा? देन एम वाई ऑफ डीएम, वो क्या होगा? डी आई होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? डीएम इंटू में आर स्क्वायर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है इस मास की? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की दूरी कितनी है? आर। तो आर स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोटल इनर्शिया क्या होगा? टोटल एम ओ आई। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा? आई आएगा। और डीएम की वैल्यू क्या रखी है? एम 2 पाई आर, और ये क्या होगा? डी एक्स, और ये क्या होगा? आर स्क्वायर। और आपको पता है भैया, ध्यान दीजिए, ये dx को आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है भैया, चलो अभी खैर छोड़ो, पूरी रिंग के हम रिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी आपको पता लग जाएगा क्या आने वाला है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? m कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा? dx, पूरी रिंग का। अब देखिए भैया dx क्या है? छोटा सा पार्ट है रिंग का।
अगर मैं पूरी रिंग के dx को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, dx 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 dx, ये सारे dx को जोड़ो, अब रिंग का सर्कमफेरेंस ही तो आएगा। x क्या है, छोटे से पार्ट की लेंथ है, क्या है, अगर पूरी रिंग के dx को आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर के ही तो बराबर आएगा। तो भैया इसको लिख दीजिए, एम आर स्क्वायर और 2 पाई आर, और ये क्या हुआ 2 पाई आर, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लिमिट वही है, रिंग लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 0 से लेकर 2 पाई आर लिख सकता है, यहाँ पर रिंग लिख दिया, हो गया काम। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो भैया, कैंसिल हो गया, तो एक रिंग का इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, क्या आता है भैया, तो रिंग का इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ गया, समझिए भैया। अब इस रिंग का इनर्शिया अभी उस एक्सिस से निकाला जो कि कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, कहां से पास हो रहा है, वो क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। अब इसका इनर्शिया हम अलग एक्सिस से निकालेंगे, अलग, जैसे देखिए, ठीक है भैया, देखिए यहां पर कर रहा हूं मैं, ये इसका लॉन्ग इनर्शिया कितना आ गया, इसका लॉन्ग कितना आ गया, एम आर स्क्वायर, ये दूरी कितनी भैया आर, ये इसका लॉन्ग इनर्शिया आपको पता लग गया। हम इसका लॉन्ग निकालना चाहते हैं, कौन सी थ्योरम यूज करूं, I2 का लॉन्ग इनर्शिया निकालना मुझे, कौन सी थ्योरम यूज करूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भैया, कि जो I2 होगा वो I1 प्लस बॉडी का कुल मास कितना है भैया, m, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है, तो I1 की वैल्यू क्या रखी है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या हो गया, आ गया भैया, आ गया इनर्शिया। अच्छा, इस रिंग का मुझे अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है इस केस में, तो इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो भी आपको पता है आई क्या होता है, एम के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये यहां पर वैल्यू क्या रखी है, एम आर स्क्वायर, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर, यानी यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी, ये रिंग की रेडियस और एक्सिस रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों की वैल्यू क्या है भैया, सेम है। इस केस में अगर आपको निकालना है, इस वाले केस में जब आपने एक्सिस ये रखा तो क्या आएगा भैया, आपको देखिए 2 एम आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर के, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, √2, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या गया, ये आ गया, समझिए भैया। अभी मान लीजिए आपको केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड है, आपको चलो इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लॉन्ग मालूम हो गया, कितना है भैया, एम आर स्क्वायर, इसके लॉन्ग कितना आता, 2 एम आर स्क्वायर। आप इसके लॉन्ग निकालना चाहते हो, ये टेंजेंट के लॉन्ग, किसके लॉन्ग निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालेंगे, चलो पहले अभी ये कॉपी कर लो वरना ज्यादा हो जाएगा। सबसे मेन चीज यही थी, जल्दी करो भैया,